आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी में हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स हैं उनके बारे में देखेंगे, जिसको कि मेनली दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया गया है। जिसमें कि पहली जो कैटेगरी होगी दैट इज़ रिन्यूएबल सोर्स, एंड जो सेकंड कैटेगरी है हमारी वो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स। तो एक कैटेगरी हो गई हमारी परंपरागत स्रोत और दूसरी जो हमारी कैटेगरी है दैट इज गैर परंपरागत। तो इन दोनों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे और इसके अंदर जो अलग अलग टाइप्स ऑफ सोर्स आते हैं दोनों कैटेगरी के अंदर उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो किस किस कैटेगरी में अवेलेबल हैं। तो देखिए हमारे पास जनरली दो कैटेगरी, हम जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि हमारे पास दो कैटेगरी है। फर्स्ट इज रिन्यूएबल सोर्स और दूसरी है नॉन रिन्यूएबल। अब ये जो मेन दो कैटेगरी हैं इनको अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कुल मिला के 9 एनर्जी के सोर्स आ जाते हैं हमारे पास, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट इज रिन्यूएबल सोर्स के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास वाटर पावर आ जाती है, जियोथर्मल, सोलर एनर्जी। और दूसरी कैटेगरी में अगर हम देखें तो हमारे पास कोल है, ऑयल और नेचुरल गैस। तो ये जो हमारी जो सेकंड कैटेगरी है ये है नॉन रिन्यूएबल और फर्स्ट कैटेगरी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। अब अगर हम इनकी बात करें तो रिन्यूएबल सोर्स और नॉन रिन्यूएबल सोर्स को अगर हम डिटेल में देखें कि ये क्या क्या होते हैं, तो देखिए जो रिन्यूएबल सोर्स है उसको दोबारा से प्रोड्यूस किया जा सकता है, जबकि अगर हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स की बात करें तो ये दोबारा से प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते, ये एक फिक्स क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा अगर हम अंतर इसमें स्पष्ट करना चाहें तो दूसरे जो रिन्यूएबल सोर्स है वो इनएग्जॉस्टिबल हैं, यानी ख़त्म नहीं होते हैं इस तरीके के जो सोर्स है। जबकि नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्या है, ये ख़त्म हो सकते हैं, एक समय के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अगर एक और इसमें हम बात करें तो रिन्यूएबल सोर्स क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू इफेक्ट होते हैं, जबकि दूसरी कैटेगरी यानी आपके यानी जो रिन्यूएबल सोर्स है वो आपके ह्यूमन जो एक्टिविटी है उनके थ्रू इफेक्ट नहीं होंगे, जबकि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है जो कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू इफेक्ट होते हैं। साथ में अगर हम देखें तो अगर जैसे कि हमने रिन्यूएबल सोर्स का एग्जांपल देखे थे एयर और वाटर, उसी तरीके से नॉन रिन्यूएबल सोर्स में हमारे कुछ ज्वलनशील ईंधन आ जाते हैं और मिनरल्स आ जाते हैं जो कि एक समय के बाद ख़त्म हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स या गैर जो हमारे परंपरागत सोर्स हैं वो क्या क्या होते हैं। पहली कैटेगरी है इसमें कोयल या फॉसिल फ्यूल्स, यानी जो हमारे जो ज्वलनशील ईंधन है या कोयला है उसके बारे में बताया गया है। तो जनरली जैसे कि आप जानते हैं कि कोयला या आपका जो परंपरागत सोर्स के अंदर जो सबसे पहला सोर्स आता है वो कोयला ही आता है। तो जो कोयला है वो कोयले का जो हम बात कर रहे हैं तो कोयले का जो फॉर्मेशन है या जो फॉसिल फ्यूल है इनका जो बनने की जो प्रक्रिया है ये पृथ्वी के अंदर होती है। तो पृथ्वी के अंदर जैसे कि दाब और तापमान के कारण क्या है, एक समय के बाद जो वनस्पतियाँ हैं, जो हमारी आपकी वनस्पतियाँ हैं, प्लांट्स हैं, ये क्या होती है, ये कन्वर्ट हो जाती है, इनका जो है कार्बनाइजेशन हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि ये विघटित हो जाएंगी और इस तरीके से आपके कोयले या फॉसिल फ्यूल का जो है फॉर्मेशन होता है। अगर हम देखें पेट्रोलियम वगैरह का, क्योंकि फॉसिल फ्यूल के अंदर पेट्रोलियम भी आएगा, तो पेट्रोलियम का जो इनका जो फॉर्मेशन है वो जनरली आपके यानी समुद्र के अंदर होगा, और समुद्र के अंदर जो जीव जंतु हैं उनके जो विघटन है या डिकम्पोजिशन है उसके थ्रू आपके पेट्रोलियम का जो प्रोडक्शन होता है या पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है। वहीं अगर हम बात करें कि हमारे जो नेचुरल गैस है उनका जो फॉर्मेशन है वो भी एक तरीके से पेट्रोलियम की तरह ही होता है, और नेचुरल गैस में जो जनरली मेजर जो पोर्शन है वो जनरली आपका मेथेन का है। तो सबसे ज़्यादा जो नेचुरल गैस पाई जाती है दैट इज़ मेथेन।
तो अब इस तरीके से क्या है कि विभिन्न ये जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज हैं या आपके एनिमल्स हैं, इनका जो डिकम्पोजिशन के थ्रू इस तरीके का फ्यूल आपका बन रहा है। तो इस तरीके के फ्यूल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर के आसपास का समय लगता है। तो एक तरीके से क्या है, बहुत लंबा समय है जो जिसके थ्रू इन सभी ईंधन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आपका प्लांट दिखाया गया है जिसके थ्रू क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो आपके फॉसिल फ्यूल है या आपके कोयला है उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी या पावर को जनरेट कर रहे हैं और फर्दर उसका ट्रांसमिशन आपका ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आगे हाउस होल्ड या आपके इंडस्ट्रीज़ के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका जो पोर्शन दिया गया है यहाँ पर, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स है और इसको हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ये जो आपका भंडार है या इनका जो स्टोरेज है या जो हमें इनकी क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन हम देखें तो इस प्लांट में हमें ये दिखाया गया है कि यहाँ से इस तरीके से बॉयलर के थ्रू और आपके टरबाइन या जनरेटर के थ्रू यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। कुछ जो पावर है उसको मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट किया जा रहा है, कुछ को इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट किया जा रहा है और फर्दर हाउस होल्ड के लिए भेजा जा रहा है या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए भेजा जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा पहली जो कैटेगरी है फॉसिल फ्यूल, तो एक लंबे समय के बाद इस तरीके के फ्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। दूसरी इसी के अंदर कैटेगरी आती है न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर। जनरली हम क्या देखते थे कि पहले इस तरीके की जो एनर्जी थी उसको हम रिन्यूएबल सोर्स के अंदर कंसिडर करते थे, लेकिन धीरे धीरे इस तरीके से पाया गया है कि इस तरीके की जो एनर्जी है वो भी एक समय के बाद एग्जॉस्ट हो जाएगी या उसको दोबारा से प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये कैटेगरी भी आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्स के अंदर आएगी। और इसमें क्या है कि इस तरीके की जो एनर्जी है वो आपके सूर्य जो सन है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इसमें क्या होता है कि एक छोटे से एनर्जी सोर्स के थ्रू हम एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, या एक बहुत छोटा मटेरियल होता है या बहुत कम क्वांटिटी में मटेरियल होगा और उसके थ्रू हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी से जनरली हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं और फर्दर इसका फिर इलेक्ट्रिसिटी को आप जानते हैं कि फर्दर या तो हाउस होल्ड या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि एक प्लांट दिखाया गया है जिसके अंदर कि आपके जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उनके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। जनरली जो एनर्जी का प्रोडक्शन है, न्यूक्लियर एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो जनरली दो आपकी रिएक्शंस होती हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। पहली जो रिएक्शन है दैट इज़ फ्यूजन, यानी इसमें क्या होगा कि इसमें दो छोटे छोटे एलिमेंट कंबाइंड होकर दो छोटे छोटे एलिमेंट कंबाइंड होकर एक बड़ा एलिमेंट बनाएंगे और जिससे क्या होगा कि आपका जो एनर्जी है वो रिलीज होगी। जैसे कि अगर हम इसमें फ्यूजन पे एग्जांपल दें तो हमारे पास फ्यूजन के लिए इसको नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि अगर हम फ्यूजन की बात करें तो इसमें क्या है, दो छोटे छोटे एलिमेंट क्या कर रहे हैं, मिलकर एक बड़ा एलिमेंट बना रहे हैं या जो कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस होता है उसको बना रहे हैं और उससे क्या हो रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के जो दो एटम हैं ये मिलकर क्या बना रहे हैं, ये हीलियम बना रहे हैं और हीलियम के बनने से क्या हो रहा है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। तो पहला तरीका तो ये हो सकता है कि जिसमें कि फ्यूजन हो रहा है और फ्यूजन के थ्रू हम एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी इसमें आती है आपकी फिशन या विखंडन हम बोल सकते हैं। तो पहली कैटेगरी क्या है, अगर हम इसे हिंदी में बात करें तो सम्मिलन, और दूसरी कैटेगरी हमारे पास विखंडन। तो इसमें क्या है कि एक भारी जो एटम होगा, यानी जो आपका हैवी एटम है, न्यूक्लियस एटम है, वो क्या हो रहा है, दो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और इससे क्या हो रहा है, इससे भी आपकी एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और उसका जो हम फर्दर किसी अपने हाउस होल्ड में या जो फर्दर एप्लीकेशन है उसमें हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, न्यूक्लियस एलिमेंट से या न्यूक्लियस मटेरियल से जो हम दो तरीके से अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं। वन इज़ सम्मिलन, दैट इज़ फ्यूजन, और सेकंड इज़ फिजन। हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी जो आएगी अब इसके अंदर हम इसमें देख लेते हैं कि
कि हमारे जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसके क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या हमारे पास डिसएडवांटेज हैं। तो पहला जो अगर हम एडवांटेज की बात करें तो जनरली जो कॉस्ट है वो आपके न्यूक्लियर एनर्जी जैसे कि आपकी फॉसिल फ्यूल है या कोयला है उसी की तरीके से है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। तो इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा इस कैटेगरी में कम हो जाता है, क्योंकि एक बहुत छोटे अमाउंट के फ्यूल से ही आप लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है यहाँ पर। सेकंड अगर हम इसमें देखें तो क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है उसमें जो स्मोक वगैरह है वो नहीं निकलता है, तो इसलिए ये आपका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगा या उसको दिक्कत नहीं देगा, यानी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड या आपके स्मोक है वो यहाँ पर नहीं निकल रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी में। तीसरा हमारा कि जैसे कि हमने पहले बताया कि एक स्मॉल अमाउंट के फ्यूल से ही आप लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं और वेस्टेज काफ़ी कम है। सेकंड की हमारा इसमें जो रिलायबल सोर्स है ये हमारे पास। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज क्या है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव फ्यूल है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो हमारा फ्यूल है दैट इज़ एक्सपेंसिव है, डिफ़िकल्ट टू रिकवर करने के कारण ही हमने इसको क्या किया है, आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में डाला है। स्टार्टिंग में ये रिकवर हो सकता था, हो जाता था, इसलिए अब लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम इसे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक एग्जॉस्टेबल सोर्स के अंदर आपका आ जाएगा। जब यहाँ पर फ्यूजन या फिजन जो प्रोसेस हो रहा है उससे क्या है, रेडियो एक्टिव रेज यहाँ पर रेडियो एक्टिव आपका पोल्यूशन या रेडियो एक्टिव रेज जो निकलती है उससे क्या हो सकता है कि वो डेंजरस होती है और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसमें कुछ जैसे कि अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें कूलिंग वाटर रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, साथ में हीट जो प्रोड्यूस हो रही है उसको ठंडा या प्लांट को ठंडा करने के लिए हमें क्या है, कूलिंग वाटर या एरिएटेड वाटर की जो ज़रूरत होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है न्यूक्लियर एनर्जी के केस में। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर या आपके जो वाटर के थ्रू जो एनर्जी हमें मिल रही है वो हम इस कैटेगरी में रखते हैं। तो इसमें क्या है कि जो वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम यूज करते हुए अपना या तो कोई मैकेनिकल पावर जनरेट करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम जनरली हम नदी या जो बड़े बड़े आपके रिवर है या बड़े बड़े जो वाटरफॉल्स हैं उनके आसपास हम क्या करते हैं, डैम्स क्रिएट कर लेते हैं, जिससे कि क्या है हम वाटर की पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें और फर्दर फिर हम उसका इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि डैम्स वगैरह बना लेते हैं और डैम्स बनाने के बाद हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि इससे जो हमें फ़ायदे हैं या इस तरीके की जो एनर्जी सोर्स है वो इनएग्जॉस्टिबल है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, हमें स्वतः ही प्राप्त होते रहते हैं। इसके लिए जैसे कि हम फ्यूजल फ्यूल या हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वो डिकम्पोजिशन के थ्रू मिल रही थी, तो उसमें मिलियंस ऑफ ईयर लग रहे थे उसको प्रोड्यूस होने में, लेकिन यहाँ पे क्या है ये हमें प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त हो जाता है। और अगर हम देखें तो इस तरीके के जो एनर्जी सोर्स है या इस तरीके जो सोर्स है उनसे जो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो एनवायरनमेंट पर बहुत कम इम्पैक्ट डालते हैं, या उस जो डाइवर्स इफेक्ट होते हैं या नेगेटिव इफेक्ट होते हैं वो बहुत कम होते हैं इस तरीके के जो एनर्जी सोर्सेज होंगे। साथ में देखें तो इस तरीके के जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे क्या है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जिनके थ्रू हम अपनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिसएडवांटेज में सबसे पहला तो यही रहेगा कि इसके लिए क्या है कि जो आपकी जो सी के जो प्लांट्स हैं या सी की जो एनिमल्स हैं या जो आपके रिवर्स के जो आपके एनिमल्स हैं उनकी जो लाइफ है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। और एक दूसरा कि इसमें हमें क्या करना होगा कि हमें एक फास्ट फ्लोइंग जो स्ट्रीम है रिवर की या सी की या जो हमारे वाटरफॉल्स है उनको हमें रिड्यूस करना होगा। उसके लिए हमने डैम्स वगैरह, तो इनिशियल जो कंस्ट्रक्शन है या इनिशियल जो कॉस्ट है या आपके किसी हाइड्रो प्लांट को डेवलप करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर एक फिगर दिखाई गई है जिसके थ्रू क्या कर रहे हैं हम, जैसे कि हमने बताया था कि जो हमारी
फ्लो स्ट्रीम है, जो वाटर की स्ट्रीम है, उसको क्या कर रहे हैं हम एक डैम के थ्रू, डैम बनाने के बाद उसको रिस्टोर कर रहे हैं, और फिर उसको जैसे कि ये पोर्शन दिखाया गया है, यहाँ पर टर्बाइंस लगे हुए हैं, और ये जो पोर्शन है दैट इज़ पेनस्टोक, इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं अपने जो वाटर है उसको टरबाइन तक भेज रहे हैं, और टरबाइन से क्या हो रहा है कि जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सॉरी जो आपकी पोटेंशियल और जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी कन्वर्ट हो रही है एक मैकेनिकल एनर्जी में। और फर्दर इस मैकेनिकल एनर्जी को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली हम इसको मैकेनिकल एनर्जी में की तरह यूज़ कर लें, या दूसरा हम इसको फर्दर डायनोमीटर या कोई अदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगाकर इसको इलेक्ट्रिसिटी के रूप में भी जनरेट कर लेते हैं। तो ये हमारा एक रिन्यूएबल सोर्स है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी या पावर को जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा इस कैटेगरी में आता है जियोथर्मल। जियोथर्मल यानी इस तरीके के जो आपकी एनर्जी सोर्स है वो जनरली हमें पृथ्वी के अंदर यानी अर्थ के अंदर से प्राप्त होती है। तो इसमें क्या है कि जनरली जैसे अगर हम अर्थ का देखें तो अर्थ का जो आपका निर्माण हुआ है वो लगभग काफ़ी लंबे समय के में गैस और जो धूल के कण हैं वो उनके कन्वर्ट हो या ठोस में कन्वर्ट होने के कारण हुआ है। जो गैस या धूल के जो कण हैं उन एक लंबे टाइम के बाद वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गए। तो उसके थ्रू जो आपका अर्थ का निर्माण हुआ है। अब अर्थ के अंदर जो अगर हम बात करें, अर्थ सरफेस के अंदर अगर हम बात करें तो हमें क्या मिल रहा है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट है जो अर्थ के सरफेस के अंदर अवेलेबल है। और ये जो अर्थ के अंदर जो अवेलेबल हीट है इसी को हम यूज करते हुए अपना फर्दर इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं एनर्जी के रूप में। तो इस एनर्जी के इस अर्थ सरफेस के अंदर जनरली हमारे पास जो होता है दैट इज़ यूरेनियम या थ्योरियम, इस तरीके के जो एलिमेंट होंगे वो अर्थ सरफेस के अंदर पाए जाएंगे, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम आपका जियोथर्मल एनर्जी सोर्स कहते हैं। और इन्हीं का फर्दर यूटिलाइजेशन हम क्या करते हैं अपने एनर्जी को प्रोड्यूस करने में करते हैं। तो ये हमने जैसे देखा कि अर्थ के सरफेस के अंदर बहुत सारी जो हीट है उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी या पावर को जनरेट करने के लिए। एडवांटेज में सबसे पहला तो यही है कि इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी सोर्स है, ये सभी के लिए रहेगा। जैसे कि हम जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पढ़ रहे हैं तो उनमें सबसे पहला जो एडवांटेज यही है, या हमारा जो आपकी जो मेरिट है वो पहली यही रहेगी कि ये इनएग्जॉस्टिबल है, यानी ख़त्म नहीं होते हैं। और दूसरा कि पॉल्यूशन नहीं है इस तरीके के एनर्जी सोर्स में, जियोथर्मल जो एनर्जी सोर्स है तो उसमें पॉल्यूशन नहीं है, एक समय के बाद रिन्यूएबल हो जाते हैं। और आपके जो सोलर पैनल्स हैं या विंड मिल्स हैं उनके जैसे कि अगर हम बात करें विंड मिल्स हुआ या सोलर पैनल्स हुए, तो हमें यहाँ पर क्या है, इन जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है उनको कलेक्ट करने के लिए स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, जबकि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम डायरेक्टली अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक ये चीप मेथड है, एक सस्ता मेथड है जिसके थ्रू हम पावर को जनरेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो हर जगह इस तरीके की जो पावर सोर्सेज हैं वो अवेलेबल नहीं है या हमें मिल नहीं सकते, और दूसरा कि बहुत ज़्यादा पावर हम इसके थ्रू जनरेट नहीं कर सकते। हमें ये ध्यान रखना है कि एक तो हर जगह ये लोकेशन इन इस तरीके के जो जियोथर्मल एनर्जी सोर्स है उनकी लोकेशन अवेलेबल नहीं है, और पावर जो जनरेट हो रही है वो काफ़ी कम है। तो लेकिन जो एडवांटेज है वो सबसे बड़ा यही है कि कोई अलग से स्ट्रक्चर या अलग से प्लांट हमें डेवलप नहीं करना है इस तरीके के एनर्जी को जनरेट करने के लिए। सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें तो एक और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो इसका जो मेन आपका जो सोर्स है दैट इज़ सन के थ्रू ही हमें इस तरीके की जो एनर्जी है वो प्राप्त होती है। अगर हम सन की बात करें तो सन पे क्या है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल है। अब ये जो सन की एनर्जी का सोर्स हम बात करें कि सन पे एनर्जी कहाँ से आई, तो सन पे जो आपके जो हाइड्रोजन एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट का जो फ्यूजन हो रहा है जिससे कि हमें हीलियम प्राप्त हो रही, हीलियम बन रहे हैं, और हीलियम के बनने के कारण क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, पर सेकंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी जो है प्रोड्यूस हो रही है, जिसके तो यही जो एनर्जी है ये अर्थ सरफेस तक पहुंचती है,
कुछ लॉसेज के साथ अर्थ सरफेस पर पहुंचती है, और इस एनर्जी को ही फर्दर हम सोलर पैनल्स लगा के या फोटो वोल्टिक सेल लगाकर इस तरीके के जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हम इस तरीके के जो सोर्स हैं उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और मॉडर्न डे में या प्रेजेंट सिनेरियो में इस तरीके की जो एनर्जी है उसको यूटिलाइजेशन करने पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में भी, और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनमें इस तरीके की जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज करने के लिए काफ़ी फोकस किया जा रहा है। इसमें अगेन जो सबसे बड़ा एडवांटेज तो इनएग्जॉस्टिबल ही है, और दूसरा कि पोल्यूशन कोई नहीं होता है, पोल्यूशन नहीं है इसके अंदर, और एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है जो आपके रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। बाकी अगर रिन्यूएबल सोर्स की बात करें तो उनमें सबसे बढ़िया जो जो हमारा सोर्स है वो सोलर एनर्जी है, एक लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है। जनरली जो आपकी सोलर एनर्जी होती है वो जो अदर रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो काफ़ी कम अमाउंट में अवेलेबल हैं, जबकि इस केस में क्या है, सोलर एनर्जी के केस में यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है सूर्य के थ्रू जो या सन के थ्रू जो हमारे एनवायरनमेंट में आ रही है लगातार, और इसका हम फर्दर यूटिलाइज कर रहे हैं। और जो इसकी एप्लीकेशन है वो भी एप्लीकेशन एरिया भी काफ़ी वाइड है, काफ़ी डाइवर्स है। जैसे कि आप देख रहे हैं सोलर कार्स, सैटेलाइट्स, और बाकी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है जो कि आपकी डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें भी आपकी वाइड एप्लीकेशन इस तरीके के जो सोर्स हैं उनकी पाई जा रही है। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में देखिए, सबसे पहला अगर डिसएडवांटेज देखें तो जनरली इस तरीके की जो एनर्जी है वो जनरली डे टाइम में ही हमारे पास अवेलेबल है। इन केस अगर डे टाइम में भी क्लाउड्स वगैरह या आपके जो सनलाइट है उस पर कोई इफ़ेक्ट आ रहा है तो ये इस तरीके की जो पावर जनरेशन है उसमें हमें प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा कि जो सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं उसके लिए एक लार्ज लैंड एरिया चाहिए जिससे कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। दूसरा कि आपकी जो इंक्लिनेशन है या जो सनरेज आ रही है अर्थ सरफेस पे उसकी लोकेशन का भी हमें ध्यान रखना होता है इस तरीके के केस में कि जहाँ पे सन एनर्जी हमें मैक्सिमम टाइम पे अवेलेबल हो, मैक्सिमम टाइम तक अवेलेबल हो। और दूसरा कि जो इंक्लिनेशन है, यानी इंक्लिनेशन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये सरफेस है तो इस पर किस तरीके से इंसिडेंट होगी आपकी सनरेज, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए हमें सही लोकेशन का चयन करना होता है जिसके थ्रू हम सही अमाउंट में एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें और अपने जो प्लांट है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। तो ये कुछ हमारे डिसएडवांटेज रहेंगे इस केस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में अगर हम बात करें तो जनरली जो विंड मिल्स है उनके थ्रू हम क्या करते हैं कि आपकी जो एयर की जो वेलोसिटी है, एयर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी और फर्दर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, एनवायरनमेंट की जो एयर है उसका ही डायरेक्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। जनरली इस तरीके के जो मिल्स हैं वो जनरली आपके डेनमार्क और नीदरलैंड्स में काफ़ी समय से प्रयोग किए जा रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो विंड मिल दी गई है इस तरीके की विंड मिल का हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी एयर फ्लो हो रही है और इस एयर के जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं अपने यहाँ पर रेगुलेटर लगे हुए हैं, इनके थ्रू क्या कर विंड टरबाइन में मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी की यानी शाफ्ट घूम रही है और इस शाफ्ट को फर्दर रेगुलेटर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जनरेटर से कनेक्ट कर दिया हमने। तो फर्दर या तो इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट कर रहे हैं या डायरेक्टली हम मैकेनिकल एनर्जी में इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एनर्जी जो विंड एनर्जी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो डिसएडवांटेज की बात करें तो जिस एरिया में इस तरीके के जो विंड मिल या विंड प्लांट लगाए जाएंगे तो वहाँ के जो स्पीसीज हैं या वहाँ के जो बर्ड्स वगैरह हैं उनको इंजरी होने के चांसेस होते हैं या उनकी लाइफ को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगेन इनएग्जॉस्टिबल है, पोल्यूशन नहीं है और एक अच्छा सप्लीमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का।
अब डिपेंड करता है कि विंड की जो डेंसिटी है या जो आपकी जो विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है जिस एरिया में आप लगा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। तो अगर वहाँ पर कम विंड की वेलोसिटी है तो वहाँ पर ये आपकी जो एनर्जी है उसका प्रोडक्शन काफ़ी लो हो जाएगा। और दूसरा कि लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया चाहिए, क्योंकि जो विंड प्लांट हो गए या जो विंड टरबाइन आप देख रहे थे वो काफ़ी बड़े एरिया में आपके इंस्टॉल किए जाएंगे, जिससे कि लार्ज अमाउंट ऑफ एयर को यूटिलाइज किया जा सकते हैं या कंज्यूम किया जा सकते हैं, जिससे कि फर्दर आप एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। और रिलेटिवली एक्सपेंसिव है मेंटेन करने में। मेंटेन करने का मतलब है कि जो प्लांट आप बना रहे हैं उसके थ्रू जो उसको जो मेंटेन करना है, क्योंकि विंड का जो फ्लो है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो विंड कई बार आपकी अदर डायरेक्शन में भी फ्लो कर रही है, कई बार उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, कई बार कम है। तो इस तरीके से जो मेंटेनेंस कॉस्ट है इस तरीके के प्लांट में काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी में अगर हम बात करें तो सन और जो मून है उनके जो कंबाइंड इफेक्ट के थ्रू क्या होते हैं, टाइड्स उठते हैं या टाइड्स राइज करते हैं समुद्र में या सी में आपके टाइड्स बनते हैं। अब ये जो टाइड्स बन रहे हैं ये इनका जो लेवल है, कभी ये बहुत ऊंचे टाइड्स बनते हैं, कभी ये कभी इनका लेवल कम होता है। तो ये जो इन दोनों में जो लेवल में जो डिफरेंस है, टाइड्स के जो लेवल में डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, एनर्जी हमें उपलब्ध होती है, एनर्जी हमें मिलती है। इस एनर्जी को हम फर्दर अपना इलेक्ट्रिसिटी में या किसी और फर्दर एप्लीकेशन में इसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं। तो जनरली जो वाटर लेवल 40 फीट तक जो वेरी कर रहा है उस तरीके के लोकेशन पे हम इस तरीके के जो प्लांट है या टाइडल एनर्जी के जो प्लांट है उनको हम इंस्टॉल करते हैं। और जो वेरिएशन आ रहा है हाई टाइड में और लो टाइड में उसको यूटिलाइज करते हुए हम एनर्जी जनरेट करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरीके के जो डैम्स हैं उनको जनरली उन्हें बैरेज बोला जाता है, जहाँ पर कि ये आपकी जो टाइडल एनर्जी है हम उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इनएग्जॉस्टिबल सोर्स है और इको फ्रेंडली है, और जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है यानी जो आपकी जो ओजोन लेयर है या जो आपकी जो ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा है उस पर इस तरीके के जो एनर्जी सोर्स हैं वो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, डाइवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और जनरली जो आपकी जैसे कि आप जानते हैं कि 70% आपका जो अर्थ सरफेस है वाटर के थ्रू कवर्ड है, तो एक लार्ज स्कोप है इस तरीके के थ्रू आप अपनी एनर्जी को जनरेट कर सके। तो यानी एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट की जा सकती है। हालांकि इसमें अभी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बट ये है कि हमारे पास जो लार्ज अमाउंट ऑफ सोर्स में अगर हम बात करें तो 70% आपका जो सरफेस है वो वाटर के थ्रू कवर्ड है। तो इस तरीके की एनर्जी का हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम है, और जो लाइफ है जो आपकी टाइडल एनर्जी प्लांट की लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज में अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है प्लांट की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। काफ़ी ज़्यादा हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम एनर्जी जनरेट कर सकें। और कुछ इसमें क्या होता है कि आपके जो प्लांट है उनको हमें देखना पड़ेगा कि क्योंकि जनरली ये पावर वहीं जनरेट हो सकती है जहाँ पर आपका कोई कोस्टल रीजन है, तो उसी के आसपास इस तरीके के जो प्लांट है वो डेवलप किए जाते हैं। तीसरा कि जो आपका जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो या हम ये कहते हैं कि जो टाइड्स आ रहे हैं इनका जो टाइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये अनप्रेडिक्टेबल हैं, यानी आप इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इस समय ये प्रोड्यूस होंगे इस समय नहीं होंगे। तो जनरली ये डिपेंड करते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर। तो इसमें क्या होता है कि कुछ समय ऐसा भी होगा जिसमें कि पावर जनरेट नहीं हो रही होगी, कुछ समय ऐसा होगा आपका इस प्लांट में कि जहाँ पर पावर जनरेट नहीं हो रही होगी, जिससे कि क्या है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो इफ़ेक्ट हो सकता है। एक कंटिन्यूस प्रोडक्शन आपका इलेक्ट्रिसिटी का या पावर का यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। साथ ही में क्योंकि आप ये कोस्टल रीजन में या आपके जो सी के आसपास का एरिया है वहाँ पर इस तरीके के प्लांट लगा रहे हैं, तो वहाँ के जो जीव जंतु हैं वो भी यहाँ इससे इफ़ेक्ट होते हैं, उनकी लाइफ भी यहाँ से इफ़ेक्ट होती है। तो इस तरीके से कुछ हर एक जितने भी आप एनर्जी सोर्स आपने अभी तक देखे हैं उनमें कुछ ना कुछ समस्याएं हैं,
उनको अगर हम ओवरकम करते हैं या उनको हम मिनिमाइज़ करते हैं तो जो आपके रिन्यूएबल सोर्स हैं वो काफ़ी अच्छे सोर्स हो सकते हैं आपके फर्दर आगे के फ्यूचर में पावर जनरेट करने के लिए। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में दो तरीके के एनर्जी सोर्स देखे, जिसमें कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स हमारे आते हैं।